बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका पेपर 3 है, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य से हमारा यहाँ पर यूनिट सेकंड जो है वो शुरू हो रहा है। यूनिट फर्स्ट की बात करें तो मैंने उसके जितने भी टॉपिक थे यूनिट फर्स्ट के वो सभी कंप्लीट करा दिए हैं। उन सभी के एमसीक्यूज़ आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जिसका नाम है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एमसीक्यूज़ इन हिंदी। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ पर आपको इस पेपर से रिलेटेड पेपर 1, पेपर 2 और इनोवेशन इन एजुकेशन इससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम यूनिट 2 के लगभग 45 क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे और इसका पार्ट ये 1 रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट करा दी जाएगी, उसके बाद यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को यूनिट 2 से। तो यूनिट 2 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन एवं प्रोत्साहन है, यह कथन किसका है? तो अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बर्टन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा कारक नहीं है? अगर हम बात करें शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक है, कौन सा है? यहाँ पर कक्षा का वातावरण प्रभावित करेगा, मूल्यांकन प्रतिफल जो है वो प्रभावित करेगा और शिक्षा का उद्देश्य ये भी प्रभावित करेगा। और जो नहीं करेगा इसमें नहीं पूछा है तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगी, व्यावसायिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो शिक्षण का अर्थ है उपर्युक्त सभी, यानी पढ़ाना, ज्ञान देना, शिक्षा देना, सीखना, ये सभी शिक्षण का अर्थ हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखेंगे, शिक्षण कक्षा में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की एक क्या है? तो यहाँ पर 4 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, व्यवस्था या योजना भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो मैंने इसको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में बता रखा है, कई बार बताया है कि यह जो कथन है यानी द्विध्रुवी प्रक्रिया की जब भी बात आई तो इसमें एडम्स जी का नाम आता है। इनके अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी दो ही यानी द्विध्रुवी प्रक्रिया है इनके अनुसार, और तीसरे की ज़रूरत नहीं है। जबकि डीयूवी के बारे में बात करें तो इन्होंने पाठ्यक्रम को भी शामिल किया है। इनके अनुसार शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है अगर डीयूवी की बात करें, जबकि एडम्स द्विध्रुवी मानते हैं जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी और डीयूवी शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वप्रथम वेबिनार शब्द का प्रयोग 2008 में कहाँ पर किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लेक सुपीरियर विश्वविद्यालय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7 देखेंगे, किस स्तर के शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगी, स्मृति। स्मृति में विचार हम करते हैं, यानी जैसे हम कुछ भूल रहे हो तो सोचने की कोशिश करते, विचार करते, अच्छा हाँ ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, तो ये स्मृति से संबंधित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसके क्षेत्र में बोध एक बहुत व्यापक शब्द है? तो यहाँ पर 8 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शिक्षण। शिक्षण के क्षेत्र में बोध एक बहुत व्यापक शब्द है। उसके बाद 9 है, सार्थक तथा संबंधित आसानी से याद हो जाते हैं, किसमें याद हो जाते हैं? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पाठ्य वस्तु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10 है, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ्य वस्तु एक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो फिल करेंगे वो है करेक्ट आंसर सी, उपागम। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ्य वस्तु एक महत्वपूर्ण उपागम है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था में कितने सोपान होते हैं? तो यहाँ पर 11 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 5 सोपान होते हैं। इसको भी मैं
अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि जब हम एक्सप्लेन करेंगे बोध स्तर को तो उसके कई सारे 5 के अंतर्गत भी हैं, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। यहाँ पर टाइम कम है तो हम जल्दी जल्दी MCQs देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12 दिया है, बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व हैं। तो यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मॉरिसन। क्वेश्चन नंबर 15 है, चिंतन स्तर की शिक्षण व्यवस्था के प्रवर्तक कौन है। तो 15 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा हंट महोदय है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, 15 हो गया है, 16 है यहाँ पर, मॉरिस पी हंट ने चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान के कितने स्वरूप बताए हैं। तो यहाँ पर 16 की बात करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 4 बताए हैं। 4, हाँ ठीक है। कितने सोपान यहाँ पर देख लीजिएगा, थोड़ा छोटा कर दिया है, तो 4 सोपान बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, चिंतन स्तर शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 17 क्वेश्चन की तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 3 सोपान है। इनको अलग से वीडियो में हम बता देंगे कि चिंतन के कितने सोपान हैं, किसके कितने सोपान हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप आसानी से याद कर पाएंगे। चूँकि मल्टीपल हैं तो ज़्यादातर आपसे स्तर ही पूछेंगे, तत्व ही पूछेंगे, गिनती ही पूछेंगे कितनी है, अंतर्गत कम पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। 18 है, शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। तो मैंने देखो अभी एडम्स के बारे में बताया था, तो आपको याद होगा कि क्या कुछ शामिल है। अगर 18 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा है क्या सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित क्या क्या होगा, शिक्षक होंगे, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। जो नहीं शामिल होगा वो पाठ्य पुस्तक होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, चूँकि नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर बात करें 19 क्वेश्चन की तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा अपरिवर्तनीय व्यवहार शिक्षण की विशेषता नहीं है। जबकि सूचना संप्रेषण, व्यावसायिक प्रक्रिया, सामाजिक विकास, ये सभी शिक्षण की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, अनुदेशन द्वारा छात्र के किस पक्ष को विकसित किया जा सकता है। तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है। 21 पूछ रहा है यहाँ पर शिक्षण का क्षेत्र है, तो इसका आंसर आप खुद से भी कर सकते हैं कि शिक्षण का क्षेत्र कैसा है, विस्तृत या व्यापक होगा, ठीक है। उसके बाद 22 है, अनुबंधन का क्षेत्र है। तो अनुबंधन का क्षेत्र कैसा होगा, ये संकुचित होगा या लघु रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, अनुबंधन का उद्देश्य है। तो 23 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन लाना और आदतों को सीखना। ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं अगर हम उद्देश्य की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, किसी पाठ्य वस्तु को शिक्षक विचारहीन स्थिति से लेकर विचारपूर्ण स्थिति तक कितने स्तरों पर प्रस्तुत कर सकता है। तो यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है, पूर्व अनुभवों का समय पर स्मरण करना ही है, क्या कहलाएगा। 25 की बात करें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा स्मृति। स्मृति की बात करें तो हम पूर्व अनुभवों को, जो भी हमारे अनुभव या सोच या विचार हैं, उनको याद करते हैं अगर समय आने पर, या स्मरण करते हैं तो वो हमारी स्मृति या मेमोरी कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे जो कि है 26। पहले सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है, यह कथन किसका है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। यूपी टेट में भी पूछ चुका है ये क्वेश्चन, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ते जाइए, क्योंकि आपके बीएड के लिए ही नहीं है, यूपी टेट सी टेट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा वुडवर्थ। वुडवर्थ महोदय जो थे, इन्होंने बताया कि पहले सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देख लेते हैं।
27 है अचेतन मन में पहुँचते अनुभवों को चेतन मन पर लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्मृति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है स्मृति की प्रक्रिया का आवश्यक तत्व नहीं है। तो यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उद्देश्य। स्मृति की प्रक्रिया का आवश्यक तत्व धारणा है, अधिगम है, पुनरुत्पादन है, जबकि उद्देश्य कि एक निश्चित उद्देश्य पे हम पहुंच जाएंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 29 दिया है हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान का वर्णन कितने सोपानों में किया है। तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 4। उसके बाद 29 के बाद 30 देख लेते हैं। 30 यहाँ पर पूछा है हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण की संरचना कितने प्रमुख पदों में वर्गीकृत की है। तो यहाँ पर 30 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देख लेते हैं। 31 पूछा है पंचपदी प्रणाली किसकी है। तो यहाँ पर 31 की बात करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, हर्बर्ट, इनकी ही पंचपदी प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 32 है मॉरिसन के शिक्षण प्रतिमान को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बोध स्तर। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। 33 दिया है किस स्तर के शिक्षण में अंतर्दृष्टि को महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अवबोध। क्वेश्चन नंबर 34 है चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रमुख तत्व नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रमुख तत्व नहीं है तो करेक्ट आंसर 34 का डी हो जाएगा, वर्णन, जबकि चिंतन, अंतर्दृष्टि, तर्क करना ये है प्रमुख तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 दिया है शिक्षण की किस अवस्था में शिक्षक शिक्षण का नियोजन करता है। तो यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था, क्योंकि जब भी हम टीचिंग करने जाते हैं तो लेसन प्लान बनाने के बाद अपने कक्षा में तत्पर रहते हैं उसको बताने के लिए, पढ़ाने के लिए अपने सब्जेक्ट को। नियोजन के बाद की ये प्रक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 दिया है शिक्षण की किस अवस्था में शिक्षक छात्र की अंतःक्रिया होती है। तो यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था में। ठीक है, उसके बाद 37 देख लेते हैं। 37 है शिक्षक पढ़ाने के बाद छात्रों का मूल्यांकन किस अवस्था में करता है। तो यहाँ पर 37 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, शिक्षण की अंतिम अवस्था, यानी शिक्षक जो है पढ़ाने के बाद छात्रों का मूल्यांकन शिक्षण की अंतिम अवस्था में करेगा। टॉपिक को सब कुछ पढ़ा दिया, सब बता दिया, समझा दिया, रिवीजन करा दिया, उसके बाद ही शिक्षण की अंतिम अवस्था आएगी जिसमें वह मूल्यांकन करेगा और जांचेगा कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है जो भी आपने टॉपिक पढ़ा दिया है। 38 है शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है। तो यहाँ पर 38 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्वदेश्यता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 देखेंगे, करके सीखने के सिद्धांत को कहते हैं। तो यहाँ पर 39 की बात की जाए तो 39 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है वो करके सीखने के सिद्धांत को हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 40 है बालक की योग्यता एवं क्षमता के अनुसार पाठ्य विषय का चयन किस सिद्धांत में किया जाता है। तो यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, चयन का सिद्धांत, क्योंकि बालक की योग्यता एवं क्षमता के अनुसार पाठ्य विषय का जो चयन करेंगे हम वो चयन सिद्धांत के अंतर्गत करेंगे और यह चूज़ करेंगे कि बच्चे को कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए जो सभी विषयों से संबंधित हो। अगर आपकी बहु कक्षा है तो अगर हम उसमें इन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं तो चयन का सिद्धांत जरूर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, शिक्षण सूत्र का प्रभाव किस पर पड़ता है। तो यहाँ पर 41 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शिक्षण पर, क्योंकि शिक्षण पर ही हम शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 है स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 42 की बात करें तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर। इसमें से तो
पक्का है कि आपका ये क्वेश्चन बनेगा। तो जितने भी शिक्षण सूत्र हैं उनका एक वीडियो अलग से मिलेगा। जितने ही सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जिन्होंने अपने प्रयोग किए हैं, जैसे पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, ठीक है, स्किनर महोदय ने, तो इनके भी जो अलग अलग नाम हैं उन पर भी एक वीडियो मिलेगा। तो वहाँ से आप चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। ये सब हम एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले बताएंगे। अभी तो हम मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। 43 है गेस्टाल्टवाद, अवयववाद पर आधारित सूत्र है। कौन सा सूत्र होगा? तो 43 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर मतलब हम पहले पूरा कोई भी चीज़ है पूरा एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद एग्जाम्पल के पार्ट को बताएंगे, यानी अंश में डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, तो पेड़ के बारे में बता रहे हैं तो पूरे पेड़ को पहले बताएंगे कि ये पेड़ है भैया, ये इसकी इसका पूरा पार्ट है, ठीक है, ऐसे पेड़ होता है। अब हम इसे अंश में क्या बताएंगे कि पत्तियां हो गई पेड़ के अंतर्गत, ये डाली, ये जड़ें, तो ये अंश हो गए। तो ये जो दिया सूत्र पूर्ण से अंश की ओर, तो ये गेस्टाल्टवादियों का है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 43 का ए हो गया। नेक्स्ट है 44, विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 44 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, दृष्टांत से सिद्धांत की ओर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दृष्टांत सिद्धांत क्या होता है? जिसके अंतर्गत हम बच्चों को चीज़ें दिखा करके एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तो इस पे आधारित है। 45 देख लेते हैं। किसी विषय को पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना कि जीवन प्रयुक्त होने वाली परिस्थितियों से संबंधित हो। यह सिद्धांत है तो किस पर आधारित है? तो यह जो है वो सहसंबद्धता का सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो भी विषय हम पढ़ते हैं, पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि जीवन में ये प्रयुक्त होंगी, परिस्थितियाँ जो हैं वो उनसे संबंधित होंगी। तो यहाँ पर 45 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 है, पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? तो यहाँ पर अगर हम 46 क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी बच्चों को जो पहले पता है, जैसे कबूतर के बारे में पता है, ठीक है, और जो नहीं पता है वो अक्षर कैसे कबूतर लिखेंगे, तो जो पता है उसे हम ज्ञात कहेंगे, जो नहीं पता है उसकी ओर हम चलेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो गया। 47, किस शताब्दी की वैज्ञानिक उपलब्धियों में दूरदर्शन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है? तो यहाँ पर 47 की बात करें तो 47 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 20वीं शताब्दी। इस शताब्दी में वैज्ञानिक उपलब्धियों में दूरदर्शन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी, जहाँ पर आपकी यूनिट 2 को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा हो। आप अपने से दोस्तों, सहपाठियों या फिर जहाँ भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ पाएँ, उनकी भी जो दिक्कतें हैं, ठीक है, वो कम हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।